हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। सोचो जरा 1857 का इंडिया, जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर है, लगता है कि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन फिर एक दिन एक छोटी सी चीज, एक कार्ट्रिज, पूरे एम्पायर को हिला देती है। पर सवाल ये है, क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 सिर्फ कार्ट्रिज की वजह से हुई थी, या फिर ये गुस्सा सालों से धीरे धीरे पनप रहा था? इंडियन सोल्जर्स को अपनी ही धरती पर सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। किसान हेवी टैक्सेस से परेशान थे, राजा अपनी रियासत खो रहे थे, और आम आदमी अपने ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन और अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे थे। ब्रिटिश रूल सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, ये एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल इंटरफेरेंस और सोशल जस्टिस का एक मिक्सचर था। तो 1857 की रिवोल्ट एक वार्निंग थी, ये एक रिएक्शन थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक अवेकनिंग थी। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का बैकग्राउंड क्या था, कौन कौन से कॉजेज ने इसे भड़काया, और क्यों ये रिवोल्ट इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट थी। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो बैकग्राउंड है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपके ऊपर लगातार 100 साल तक जुल्म होता रहे, आपका एक्सप्लॉइटेशन होता रहे, तो क्या आप चुप रहेंगे? चलो मान लिया अगर आप चुप हैं भी, लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा है वो धीरे धीरे पनपेगा, और जब वो गुस्सा फूटेगा तो उस समय ब्लास्ट होगा या नहीं? तो सिंपल सी बात है कि 100 साल का गुस्सा जब फूटेगा तब वो ब्लास्ट होगा। तो 1857 का जो रिवोल्ट था, जो 1857 की क्रांति थी, वो एक ब्लास्ट थी। जरा इमेजिन करो, इंडिया है 1757 के बाद का। अंग्रेज आए थे कब? 1608 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो चार्टर साइन किया था, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और ये इंडिया पहुंचते हैं 1608 में। तो जरा इमेजिन करो कि अंग्रेज आए थे ट्रेड करने, लेकिन धीरे धीरे रूल उनका, कानून उनका, टैक्स उनका और फैसले भी उनके, और हम इंडियंस, हम सिर्फ उनके रूल को, उनके कानून को, उनके टैक्स सिस्टम को, उनके जजमेंट को हम लोग बस फॉलो कर रहे थे, हम लोग बस उनका पालन कर रहे थे, उनको ओबे कर रहे थे। ठीक है? तो 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की क्या कहानी है, इसके बारे में ये बोलते हैं, अ बैटल विच वाज नेवर फॉट, एक ऐसी लड़ाई जो कभी लड़ी ही नहीं गई। और ऐसा क्यों बोला जाता है, ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में काफी डिटेल में समझा दिया है, जब हम लोग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पे डिस्कशन कर रहे थे। तो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों ने इंडिया में पावर लेना शुरू किया, और अगले 100 साल तक, यानी 1757 से लेकर 1857 तक, ये जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश का जो एरिया था, वो सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो और भी ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होती चली गई। यानी कि उत्पीड़न जो हो था, जो उनका अत्याचार था, वो और ज्यादा बढ़ते चला गया। जो शोषण करते थे वो अपनी पॉलिसीज से, वो और ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि वो कोई भी एरिया जब जीतते थे तो वहां पे अपने रूल्स लाते थे, अपने रेगुलेशन लाते थे, अपनी पॉलिसीज लाते थे, और उन पॉलिसीज से हमारे इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन होता था। ठीक है? तो इस पूरे पीरियड का, ये जो 100 साल का पीरियड है 1757 से लेकर 1857 तक का, इस पूरे पीरियड का फाइनल रिजल्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर? अब यहां पे जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो एक टर्म आपको मिलता है सिमरिंग डिसकंटेंट। अब सिमरिंग का मतलब होता है स्लो, यहां के कंटेक्स्ट में कॉन्टिन्यूअस एंगर। देखो, सिंपल आप समझो सिमरिंग डिसकंटेंट का मतलब, यहां पे एक प्रेशर कुकर है। ठीक है? एक प्रेशर कुकर है, वो गैस पे रखा हुआ है, फ्लेम धीमा है, सीटी नहीं बजा है, लेकिन प्रेशर अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। तो 1757 से लेकर 1857 तक एग्जैक्टली यही हो रहा था। लोगों के अंदर डिसकंटेंट बिल्ड हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, और फाइनली 1857 में फाइनल एक्सप्लोजन होता है। तो सिमरिंग डिसकंटेंट का यही मतलब हुआ यहाँ पे। ठीक? अब देखो, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उससे कौन कौन से लोग अफेक्टेड थे?
तो इंडियन रूलर्स हो गए, जमींदार हो गए, पेजेंट्स हो गए, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स हो गए, सेपोइज हो गए, पंडित्स एंड मौलवीज हो गए, हर कोई अंग्रेजों से परेशान था। ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज का इफेक्ट सिर्फ एक क्लास पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे इंडियन सोसाइटी पर पड़ा। इंडियन जो रूलर्स थे उनके स्टेट्स का एनेक्सेशन हो रहा था, उनकी पावर का एनेक्सेशन हो रहा था, पावर खत्म हो रही थी। जो जमींदार थे उनकी ट्रेडिशनल पावर छीनी जा रही थी। जो पेजेंट से उनके ऊपर हेवी लैंड रेवेन्यू लग रहे थे, अकाल पड़ रहे थे, फेमीन्स आ रहे थे। जो ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस थे, तो उस समय चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो इस कारण से इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। जो पंडित और मौलवीज थे वो लोग भी परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज रिलीजन में भी इंटरफेरेंस करते थे। मतलब सोसाइटी का हर एक सेक्शन सफर कर रहा था। तो इस कारण से 1857 के समय लोगों का जो गुस्सा था वो तूफान बनकर उभरा, और ये सारा गुस्सा फाइनली 1857 में एक वायलेंट स्टॉर्म की तरफ फूटा, जिसने ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में एकदम जड़ से हिला दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि आप बार बार सुन रहे होंगे मेरे से कि 1857 में गुस्सा फूटा, 1857 में ऐसा हुआ। तो क्या 1757 से लेकर 1857 का पीरियड पीसफुल था? क्या ये शांतिपूर्वक था? तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 1857 से पहले लगभग सब कुछ शांत था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पीरियड में रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंसेस हुए, मतलब कि धार्मिक राजनीतिक हिंसा हुई, ट्राइबल मूवमेंट हुए, पेजेंट अपराइजिंग हुआ, एग्रेरियन राइट्स हुए, सिविल रिवेलियंस हुए। और मतलब कि रिवोल्ट जब 1857 का होता है तो ये एक सडन इवेंट नहीं था, बल्कि जो कॉन्टिन्यूअस रेसिस्टेंस चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका ये एक क्लाइमेक्स था। ठीक है, अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया, फेमिन के टाइम भी उन्होंने टैक्स नहीं छोड़ा, अकाल पड़ा हुआ है फिर भी अंग्रेजों की क्या चाहिए, तो अंग्रेजों को बस टैक्स चाहिए, बस पैसा चाहिए। इस वजह से किसान और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। कई बार मनी लेंडर के अगेंस्ट मूवमेंट हुए। मनी लेंडर का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। और जब मनी लेंडर्स को कंपनी का सपोर्ट मिलता है, तब ये मूवमेंट डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट बन जाते हैं। और फिर रिलीजियस इंटरफेरेंस था, ये भी एक बॉम्ब की तरह फूटा था। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन नेटिव कस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, सब जगह ये इंटरफेयर कर रहे थे। तो लोगों को ये लगने लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म और परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। इससे रिजेंटमेंट और बढ़ गया। और देखो, 1857 जब खत्म हो जाता है, जब रिवोल्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद भी जो प्रतिरोध था, जो विरोध था, वो खत्म नहीं होता। साउथ इंडिया में, ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिबेलियंस कंटिन्यूड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1857 के बाद भी रिवोल्ट्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुए थे। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है अब कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, ये 100 इयर्स के का एक्यूमुलेटेड गुस्सा था। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस कॉजेस थे। इट वाज नॉट अ सडन म्यूटिनी बट अ मास अपराइजिंग। ठीक है, और इट वाज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसीलिए 1857 को सिर्फ सेपोई म्यूटिनी कहना हिस्टोरिकली इनकम्प्लीट है। तो आई होप आपको ये बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यूमुलेटिव कॉजेस, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस फैक्टर्स, नॉट मेयरली अ सेपोई म्यूटिनी, क्योंकि यहाँ से मेंस में सवाल बनता है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल। अब हम लोग चलते हैं रीजन्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कि आखिरकार रीजन्स क्या क्या थे। तो देखो, ये तो मैंने चार्ट में आपको प्रोवाइड किया है। जैसे पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा कॉजेस का, तो आप जब रिवीजन करोगे तो यहां से आपका रिवीजन काफी इजीली हो जाएगा। तो इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। देखो, द कॉजेस ऑफ, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सवाल से शुरू करता हूं मैं। क्या कोई भी रिवोल्ट सिर्फ एक वजह से होता है? क्या कोई भी क्रांति का कारण सिर्फ एक होता है? क्या सिर्फ कार्ट्रिज इशू से पूरा देश उठ खड़ा होता है? सोचो, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। सो द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इमर्ज्ड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब ये रिवोल्ट सिर्फ मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं था,
सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये था डेली लाइफ का रिवोल्ट। कॉजेज आए थे इसके सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, और एक और इंपॉर्टेंट बात, कटिंग थ्रू ऑल द सेक्शंस एंड क्लासेस। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सिर्फ राजा महाराजा परेशान थे, या सिर्फ सिपाही परेशान थे, या सिर्फ किसान परेशान थे, या सिर्फ जमींदार परेशान थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल नहीं। फार्मर परेशान थे टैक्स से, आर्टिसन परेशान थे रोजगार से, सिपाही परेशान थे डिस्क्रिमिनेशन से, रिलीजियस लीडर परेशान थे इंटरफेरेंस से, और रूलर परेशान थे एनेक्सेशन से। मतलब हर आदमी का अपना रीजन था अंग्रेजों से नफरत करने का। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूपीएससी टाइप सवाल भी पूछा जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को मास अपराइजिंग क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसके कॉजेज जो थे वो सब क्लासेस और सेक्शन को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां पे एक सटल पॉइंट मिलेगा आपको। ये कॉजेज सिर्फ 1857 के लिए यूनिक नहीं थे, अर्लियर अपराइजिंग में भी यही प्रॉब्लम थी। ये आप जब बुक रीडिंग करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1857 इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूटी प्लस इंटेंसिटी। जब बुक रीडिंग करोगे तो क्या मिलेगा उसमें कि ये कॉजेस सिर्फ 1857 के लिए यूनिक नहीं थे, अर्लियर अपराइजिंग में भी यही सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, पहले का जो विरोध चल रहा था, जो अपराइजिंग चल रही थी, उसकी कंटिन्यूटी थी, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी अलग लेवल की आ गई, इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये है कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले थे, जब अपराइजिंग पहले से चल रहे थे, रिलीजियस रिजेंटमेंट पहले से थे, किसानों को पहले से प्रॉब्लम था, जमींदार को पहले से प्रॉब्लम था, तो 1857 इतना स्पेशल क्यों बन जाता है? क्योंकि सारे कॉजेज यहाँ पे एक साथ कन्वर्ज हो जाते हैं। इसीलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोग कहते हैं अ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिवोल्ट रूटेड इन एवरीडे लाइफ ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस पे। ठीक, देखो इकोनॉमिक कॉजेस में आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, हेवी टैक्सेशन, पेजेंट इंडेटनेस, राइज ऑफ मनी लेंडर, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, वन वे फ्री ट्रेड, लैंड डिस्पोजिशन, मास पॉपुलराइजेशन। अब देखो इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक और सवाल, क्या कोई रिवोल्ट तब होता है जब इंसान का पेट भरा हो? क्या कोई रिवोल्ट तब होगा जब रोजगार सिक्योर हो, कि आपका पेट भी भरा हुआ है, आपके पास नौकरी भी है? क्या उस समय रिवोल्ट होगा? तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि रिवोल्ट नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है जनरली कि रिवोल्ट नहीं होगा। रिवोल्ट्स तब होते हैं जब रोटी, जमीन और रोजगार तीनों डेंजर में हो। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां पे एक इकोनॉमिक एंगल मिलेगा। colonial policies of East India Company destroyed the economic fabric of Indian society। इसका मतलब आपको ये होगा कि पहले अंग्रेजों ने इकोनॉमी को कंट्रोल किया, फिर जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके स्पाइन को तोड़ दिया। इकोनॉमी को कंट्रोल किया, फिर इकोनॉमी को तोड़ दिया। सबसे ज्यादा मार पड़ी पेजेंट्स को। किसको? सबसे ज्यादा मार पड़ती है पेजेंट्स को, किसानों को। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। अंग्रेजों ने नए नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाए, हेवी लैंड टैक्स इंपोज किया, और ये सिस्टम बहुत अनपॉपुलर था। रिजल्ट क्या हुआ कि किसान कभी भी रिकवर नहीं कर पाए। तो अगर टैक्स ज्यादा हो, कि हाँ कोई किसान है, मान लो इस किसान पर टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो इनकम है वो इनकम बहुत ज्यादा कम है, तो अब ये पैसा कहां से लाएगा? तब ये पैसा लाएगा मनी लेंडर से। कहां से? मनी लेंडर से। जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं उनसे ये पैसा लेगा। अब यहाँ पे मनी लेंडर ट्रैप आएगा। तो किसको लोन तो मिला, किसान को लोन तो मिला, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट था, जो ब्याज था, वो बहुत ही ज्यादा था। इस कारण से क्या हुआ कि पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया, और फिर क्या हुआ? कर्जा चुक नहीं पाया। अब कर्जा नहीं चुक पाया, जब मनी लेंडर को किसान पैसा नहीं दे पाया, तब उसका जमीन छीन लिया गया। और अब जो किसान पहले जिसके पास जमीन था, अब वो लैंडलेस लेबर बन गया, भूमि रहित मजदूर बन गया।
तो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स ये लोग नए नए लैंडलॉर्ड्स बन गए। ठीक है, जब बुक पढ़ोगे तो वहां एक और चीज मिलेगी कि रूरल इंडेटेडनेस आज तक इंडियन सोसाइटी को प्लेग कर रही है। अब आप बताओ कि क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी या इसमें सोशल एंगर भी इन्वॉल्व था? तो जवाब होगा दोनों। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने जो पुराना जमींदारी सिस्टम था उसको तोड़ दिया, ट्रेडिशनल लैंड रिलेशन को खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ कि रूरल जो स्टेबिलिटी थी वो कोलैप्स हो गई। जो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट थे ये साइलेंट विक्टिम बने, इसके अंग्रेजों के साइलेंट विक्टिम बने। तो इनकी जब बात करते हैं तो अक्सर ये लोग इग्नोर हो जाते हैं। ब्रिटिश रूल का मतलब आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या था? मिजरी। ठीक है, अगर राजा, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं कि अगर राजा और नवाब खत्म हो जाएं तो उनके दरबार में काम करने वाले क्राफ्ट्समैन का क्या होगा? अगर मान लो कोई राजा है, ठीक है, उसका दरबार है, किंग है कोई, इस किंग का अपना दरबार है, इस दरबार में बहुत सारे दरबारी हैं, तो अगर राजा का राज्य ही खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों का भी जो रोजगार होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को जीत लिया था। तो नवाब, राजा, नोबल, इन सब का पावर छीना जा चुका था। ठीक है, और ये लोग पहले आर्टिसंस के पैटर्न्स थे, यानी आर्टिसंस को का देख रेख करते थे। अब जब राजा ही खुद बैंकरप्ट हो गया है तो आर्टिसंस को कौन देखेगा? तो ब्रिटिश पॉलिसीज का एक यहाँ पे क्लियर एजेंडा था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है इसको डिस्करेज करो और खुद के गुड्स को प्रमोट करो। कैसे? तो इंडियन गुड्स पर ये हाई टैरिफ लगाते थे, ज्यादा टैक्स वगैरह लगाते थे, और इंडियन गुड्स और अपने खुद के गुड्स पे लो टैरिफ रहता था, टैरिफ फ्री रहता था। इसलिए कहते हैं कि फ्री ट्रेड बट ओनली वन वे। ठीक है, तो यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकता है कि फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा विक्टिम कौन बना था? तो वो होगा इंडियन मैन्युफैक्चरर और आर्टिसंस। ठीक है, तो मिड 19th सेंचुरी तक कॉटन एक्सपोर्ट जो था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया। पहले हमारे यहाँ से कॉटन का एक्सपोर्ट होता था, सिल्क का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन 1850s के अराउंड तक आते आते कॉटन एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया, सिल्क एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया। अब ब्रिटिशर्स का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा मशीनों के द्वारा जो सामान बनाए जा रहे थे उससे पूरा इंडियन मार्केट भर गया और इंडियन जो क्राफ्ट्समैन थे वो बेरोजगार हो गए। अब सबसे बड़ा ट्रेजिक पार्ट क्या था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप नहीं हुई। नौकरी तो गई लेकिन नई बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक है, अब जमींदार और तालुकदार भी परेशान थे अंग्रेजों से। ठीक है, जमींदार और तालुकदार भी अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। अब अवध का आप अगर एग्जांपल लो तो 1857 का स्टॉर्म सेंटर था अवध। 21,000 तालुकदार, उनकी स्टेट कन्फिस्केट हो गई। ठीक है, तो अब बताओ कि ऐसे लोग रिवोल्ट का सपोर्ट करेंगे या नहीं? किसान भी परेशान है, मनी लेंडर तो फायदे में है, हैंडीक्राफ्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, राजा, नवाब, नोबल, जमींदार हर कोई परेशान है। ठीक है, तो ऐसे लोग रिवोल्ट का सपोर्ट करेंगे या नहीं? तो डेफिनेटली यस। ठीक है, फिर इंडस्ट्री खत्म हो गई, एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया, लोग एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए। लैंड लिमिटेड थी लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा था, तो रिजल्ट क्या हुआ? पॉपुलराइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इकोनॉमिक कॉजेस का एसेंस आपको याद रखना है: हेवी टैक्सेशन, पेजेंट इंडेटेडनेस, राइज ऑफ मनी लेंडर, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, वन वे फ्री ट्रेड। ये क्या है? ये भी चीज मैंने आपको समझा दिया है। लैंड डिस्पोजिशन, मास पॉपुलराइजेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक एंगल नहीं था, ये सोशल एंगर का भी फ्यूल था। ठीक है, तो जब किसान, आर्टिसन, जमींदार ये सब नुकसान में हो तो क्या रिवोल्ट अवॉइडेबल होता है? क्या उस समय क्रांति को अवॉइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सो इकोनॉमिक कॉजेस वर द बैकबोन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस पे कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे। तो देखो, कंपनी की जो ग्रीडी पॉलिसीज थी उनका एक्सपेंशन हो रहा था।
सबसे पहले एग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रोकन ट्रीटीज एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे मैं बाद में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सब्सिडियरी अलायंस क्या है वो मैंने अलग वीडियो लाके 30 मिनट का आपको समझा दिया, बहुत ही ज्यादा डिटेल में। वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी वीडियो मैं आपको दूंगा। फिर डिनायल ऑफ एडॉप्शन राइट टू हिंदू रूलर, एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। देखो, सबसे पहले कंपनी की जो ग्रीडी पॉलिसीज थी उनका एक्सपेंशन हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी कि जितना हो सके उतना ज्यादा एरिया को एनेक्स करो, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक्सपेंशन नहीं थी, प्रॉब्लम थी ब्रोकन प्रोमिसेस और झूठे वादे, झूठे प्लेजेस, झूठी शपथ। कंपनी रूलर से ये कहती कुछ और थी, करती कुछ और थी। रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी के लिए हेट्रेड पैदा हुआ, कंपनी की पॉलिटिकल प्रेस्टीज का कोलैप्स हुआ। सो एक सवाल आप बताओ कि कैन यू रिकॉल एनी ब्रिटिश पॉलिसी वेयर प्रोमिसेस वर ओपनली वायलेटेड? तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है पुराना वाला, 2-3 पुराना वीडियो, तो मैंने उसमें बताया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। उसमें बताया था कि 1769 में 4 अप्रैल 1769 को ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, जिसके तहत अंग्रेजों ने यह वादा किया था हैदर अली के साथ कि भविष्य में अगर कोई भी अगर आपके ऊपर अटैक करेगा तो हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपका मदद करेंगे। लेकिन जब मराठास ने 71 में अटैक किया तो अंग्रेज चुपचाप बैठे रहे, वो चुपचाप देखते रहे। तो वैसा एक एग्जांपल नहीं है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो इस कारण से कंपनी के लिए हेट्रेड पैदा हो रहा था, कंपनी की पॉलिटिकल प्रेस्टीज का कोलैप्स हो रहा था। सो एंड देयर वाज आल्सो सस्पिशन इन द माइंड ऑफ इंडियन प्रिंसेस। ऑलमोस्ट हर इंडियन रूलर को लगने लगा कि कंपनी का नेक्स्ट टारगेट मैं ही हो सकता हूं। सुनना ध्यान से, हर इंडियन शासक को लग रहा था, हर भारतीय शासक को लग रहा था कि कंपनी का नेक्स्ट टारगेट मैं ही हो सकता हूं। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिसीज लाइक सब्सिडियरी अलायंस, इफेक्टिव कंट्रोल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये पॉलिसीज एक मैसेज दे रही थी कि आज तुम स्वतंत्र हो लेकिन कल तुम नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। देन अगेन देयर वाज डिनायल ऑफ राइट ऑफ सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार जो था कि आगे अब गद्दी पे कौन बैठेगा, उसको भी अंग्रेज डिनाई कर रहे थे। कंपनी ने हिंदू रूलर्स के एडॉप्शन राइट को डिनाई कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था बायोलॉजिकल हेयर नहीं, स्टेट ब्रिटिश की। इससे रूलर्स को लगा कि उनकी सॉवरेनिटी खतरे में है, उनकी डायनेस्टी का फ्यूचर खत्म हो रहा है। सो अगेन देयर वाज ह्यूमिलिएशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी। 1857 में प्रिंस फखरुद्दीन की डेथ हो जाती है। कब? 1857 में। अब डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, 1848 से 1856 तक डलहौजी गवर्नर जनरल था। तो डलहौजी ने पहले सक्सेशन को कंडीशनली रिकॉग्नाइज किया, लेकिन बाद में कैनिंग जब आता है, कैनिंग जब वायसराय बनता है, तो कैनिंग ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दिया कि नेक्स्ट मुगल प्रिंस को रॉयल टाइटल छोड़ना पड़ेगा, लाल किला दैट इज रेड फोर्ट और एंसेस्ट्रल पैलेसेस छोड़ने पड़ेंगे। तो यानी मुगल एम्पेरर को किंग से पेंशनर बनाया जा रहा था। यानी मुगल एम्पेरर पहले राजा था, पहले क्या था? राजा था। अब वो क्या होगा? अब वो पेंशन पे पलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रूलर्स का कोलैप्स होता है, कोलैप्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी होती है। रूलर्स के डिक्लाइन का मतलब सिर्फ पावर का लॉस नहीं था, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा नोबल्स पे, कोर्ट ऑफिशियल्स पे, आर्टिस्ट पे, रिलीजियस स्कॉलर्स पे। ये सभी लोग, नोबल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, आर्टिस्ट, रिलीजियस स्कॉलर्स, ये सभी लोग रॉयल पैट्रोनेज पे डिपेंडेंट थे, कल्चर और रिलीजन से अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। कंपनी के एक्सपेंशन ने सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरी सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। सो ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन डिस्ट्रॉयड इंडियन सॉवरेनिटी, डायनेस्टीज एंड एरिस्टोक्रेसी, टर्निंग रूलर्स इनटू रिबल्स। क्लियर? तो पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप जब बुक रीडिंग करोगे तो आपको हर चीज एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी। अब बस वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स एक बार देखो और फिर बुक रीडिंग करो। आपको कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी स्पेक्ट्रम की जो समझ नहीं आएगी, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ोगे हर चीज आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, प्रशासनिक कारण। तो अब तक हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉजेस देखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर सरकार करप्ट हो, जस्टिस ना मिले
और जो शासक बना है अभी वो फॉरेनर हो, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? रिवोल्ट। तो एग्जैक्टली यही हुआ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। देयर वाज रैम्पेंट करप्शन, सिस्टम ही पूरी तरीके से सड़ा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन हर लेवल पर फैला हुआ था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पेटी ऑफिशियल्स हो, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, हर जगह करप्शन फैला हुआ था। आम इंडियन के लिए जो जस्टिस था वो बहुत ज्यादा महंगा था, डिसीजन पैसे लेकर होते थे, गरीब आदमी हमेशा हारता था। हिस्टोरियंस ये तक कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया का करप्शन कल्चर कंपनी रूल की लेगेसी है। ठीक है, तो जब सिस्टम ही अनफेयर हो तो लोग सिस्टम तोड़ने का सोचेंगे, सिंपल सी बात है। कोर्ट और ऑफिशियल्स जो थे, देखो जो ब्रिटिश कोर्ट था ना, वो इंडियंस को हमेशा सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करता था कि अगर कोई भी मैटर फंसा तो इंडियंस को ही हमेशा वो दोषी की नजर से देखते थे। यूरोपियंस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था। रिजल्ट क्या हुआ? लॉस ऑफ फेथ इन जस्टिस, एंगर अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन। सिंपल सी बात है। एंड देन अगेन देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंटी सवर्निटी। ब्रिटिश रूल का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट क्या था? ब्रिटिश रूलर्स इंडिया में रहते नहीं थे, लेकिन इंडिया को रूल करते थे। इसी को बोलते हैं एब्सेंटी सवर्निटी, कि अंग्रेज इंडिया में नहीं है लेकिन इंडिया को रूल कर रहे हैं। मतलब जो पावरफुल रूलर, अंग्रेज तो होंगे ही, लेकिन जिनके पास रियल एक्चुअल पावर है उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो इससे क्या बना कि रूल लुक्ड फॉरेनर एंड एलियन। देयर वाज नो इमोशनल और कल्चरल कनेक्ट। डिसीजंस अंग्रेजों के बेनिफिट के लिए, इंडिया के लिए नहीं। तो हिस्टोरियंस इसको कहते हैं एब्सेंटी सवर्निटी, यानी रूलर यहां का नहीं और रूल यहां का। ठीक है, अब इसका इन सारे चीजों का, एब्सेंटी सवर्निटी, एलियन नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नेंस, इन सब चीजों का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ा इंडियन पे। इंडियन को लगा कि ये सरकार हमारी नहीं है, ये लोग हमें लूटने आए हैं, हम पे रूल करने आए हैं। जस्टिस, इंपैथी और अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से मिसिंग है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रस्ट खत्म होता है तो रिवोल्ट सिर्फ मैटर ऑफ टाइम होता है। सो द करप्ट, एलियन and insensitive administrative structure of East India Company destroyed the public faith in governance and became a silent but powerful cause of revolt of 1857. ठीक है, तो अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फेयर होता तो क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 होता? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस, आपको इन दोनों में कौन सा ज्यादा डेंजरस लग रहा है? आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस, यानी सामाजिक धार्मिक कारण। देखो, ये जो सोशियो रिलीजियस कॉजेस हैं, सामाजिक धार्मिक कारण है, ये 1857 के रिवोल्ट के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव और पावरफुल रीजन था। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि ब्रिटिश रूलर्स के एटीट्यूड में रेशियल सुपीरियरिटी क्लियरली दिखती थी। व्हाइट मैन बॉर्डन थ्योरी ये लोग लेके आए थे। व्हाइट मैन बॉर्डन थ्योरी क्या कहती है कि अंग्रेजों का ये कहना था कि उनके अलावा दुनिया में जितने रेसेस हैं सब अनसिविलाइज्ड हैं, और ऊपर वाले ने, गॉड ने उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप पूरी दुनिया को सिविलाइज करो, और ये उनके ऊपर एक बर्डन है। सो इसको बोलते हैं व्हाइट मैन बॉर्डन थ्योरी, कि उनके छाती के ऊपर बोझ है कि हमें पूरी दुनिया को सुधारना है, पूरी दुनिया को सिविलाइज करना है। ऐसा अंग्रेजों का कहना था। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने आप को इंडियन से रेशियली और कल्चरली सुपीरियर समझते थे। ठीक है, रेशियल सुपीरियरिटी एंड डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश एटीट्यूड, सस्पिशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन्स। देखो, यहां से मिसट्रस्ट शुरू होता है, क्योंकि अपने आप को कोई अगर सुपीरियर समझेगा तो दूसरे लोगों के साथ वो सेकंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीटमेंट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से मिसट्रस्ट शुरू हो जाएगा। अंग्रेजों के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया है। ऑफिशियली वो एजुकेशन और सोशल वर्क के नाम पर आए थे, लेकिन इंडियन सोसाइटी को लगा, और लगा क्या वो ऐसा करते भी थे, कि ये लोग हमारे रिलीजन और कल्चर को बदलने आए हैं। इसलिए मिशनरीज की एक्टिविटी को इंडियंस ने डीप सस्पिशन के साथ देखा। लोगों को फियर था फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन का,
कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, उनके सोशल कस्टम में इंटरफेयर करेंगे, ट्रेडिशनल बिलीफ पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स पे इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे सती एबोलिशन, विडो रीमैरिज। तो सती प्रथा को एबॉलिश किया था, विडो रीमैरिज का सपोर्ट किया था, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था। आज के टाइम में ये सारे रिफॉर्म्स हमें प्रोग्रेसिव लगते हैं, और ये बात सच भी है कि अभी के टाइम में ये सारे रिफॉर्म्स हमें प्रोग्रेसिव लगते हैं, विकासवादी लगते हैं। लेकिन उस वक्त इंडियन सोसाइटी के लिए, अभी से आप 200-300 साल पहले की बात सोचो, उस वक्त इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर थे। इसलिए लोगों ने ये रिफॉर्म को ऐसे देखा जैसे फॉरेन रूलर्स हमारे सोशल और रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से भी इनका विरोध हुआ। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ रिफॉर्म तक ही बात नहीं रखी, टेम्पल्स पे, मॉस्क लैंड पे टैक्स भी लगाया उन्होंने। मॉस्क और टेम्पल की जमीन पर टैक्स लगाया गया। जो धार्मिक संस्थान थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को डैमेज किया गया। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में रिसेंटमेंट बढ़ता चला गया, विरोध बढ़ता चला गया, असंतोष बढ़ता चला गया। एक रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1857 लाया उन्होंने। ये एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लॉ, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई हिंदू अपना रिलीजन चेंज करता है तो भी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। यानी कि अगर मान लो कोई हिंदू है, अगर उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, वो क्रिश्चियन बन गया, उसके बाद भी वो अपने पिता के जमीन में हिस्सेदारी ले सकता है। तो अंग्रेजों के लिए ये एक लीगल रिफॉर्म था, लेकिन इंडियंस के लिए ये एक डायरेक्ट अटैक था ऑन हिंदू कस्टम्स, हिंदू रीति रिवाजों पे यह एक डायरेक्ट हमला था। इससे लोगों को लगा कि अंग्रेज रिलीजियस कन्वर्जन को इनडायरेक्टली इनकरेज कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल इंपैक्ट क्या हुआ इसका, कि इन सब फैक्टर्स का कॉम्बाइंड इफेक्ट था कि ब्रिटिश इंटेंशंस पर ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया, धर्म और परंपरा को खतरे में माना गया, सोल्जर्स और कॉमन पीपल दोनों इमोशनली चार्ज हो गए। और इसी बैकग्राउंड में 1857 का रिवोल्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशियो रिलीजियस अपराइजिंग भी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आउटसाइड इवेंट्स भी हुए थे जिनका 1857 में के रीजन में, कॉजेज में डिस्कशन किया जा सकता है। देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। 1857 का रिवोल्ट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। ये उस टाइम हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी प्रेशर में था। 1857 से पहले ब्रिटिश को कई जगह सीरियस मिलिट्री सेटबैक फेस करने पड़े थे, वो उनको कई जगह पीछे हटना पड़ा था। जैसे फर्स्ट अफगान वार 1838 टू 1842, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को अफगानिस्तान में ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली। फिर पंजाब वार आप देखो 1845 से 49, तो सिख वार में भी ब्रिटिश को हेवी मिलिट्री एफर्ट लगाना पड़ा था। फिर क्रीमियन वार देखो आप, यूरोप में ब्रिटिश रिसोर्सेज और मैन पावर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, तो इसका इंडियंस पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा। इन वार्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट साइकोलॉजिकल था। पहले इंडियंस सोचते थे कि अंग्रेजों को तो भैया हराया ही नहीं जा सकता, अंग्रेज अनबीटेबल हैं। लेकिन अब परसेप्शन चेंज होने लगा कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर बाहर वो हार जा सकते हैं तो हम लोग भी उन्हें हरा सकते हैं। तो ये सोच कॉन्फिडेंस बूस्टर बन गई। जो ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी थी उसका जो मिथ था वो टूट गया। ठीक है, ब्रिटिश पावर का जो ऑरा था इनविंसिबल रूलर का, वो धीरे धीरे टूटने लगा। इंडियन सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों को लगा कि अब सही समय आ गया रेसिस्टेंस का। इसलिए आउटसाइड इवेंट्स ने ब्रिटिश अथॉरिटी को साइकोलॉजिकली वीकन किया, कमजोर किया। इंडियंस के माइंड में होप और करेज भरा, रिवोल्ट के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। और इस तरह से 1857 का अपराइजिंग सिर्फ लोकल एंगर नहीं बल्कि ग्लोबल इवेंट का इनडायरेक्ट रिजल्ट भी बन गया। क्लियर? अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, डिसकंटेंट अमंग सेपोइस। देखो, इतना मैंने लाइन लिखा हुआ है, इन सब चीजों को अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो डायग्राम मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे सारा डायग्राम मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है,
इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में हेवी टैक्सेशन, पेजेंट डेट, लैंड लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अवध एनेक्सेशन, मुगल ह्यूमिलिएशन, ब्रोकन ट्रीटीज, ये सब कुछ मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बुक रीडिंग करके आप इस चार्ट को दिमाग में अपने फीड कर लोगे तो मेंस में हो गया या फिर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हो। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं डिसकंटेंट अमंग सेपोइज। तो याद रखिए, रिवोल्ट की चिंगारी आर्मी से ही फूटी थी और उसके पीछे रीजन सिर्फ कार्ट्रिजेस नहीं थे। कार्ट्रिजेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जब इमीडिएट कॉजेज ऑफ रिवोल्ट पर डिस्कशन करेंगे तब। अभी हम लोग सेपोइज का डिसकंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो कंफ्लिक्ट बिटवीन कंपनी रूल्स एंड सेपोइज रिलीजियस बिलीफ्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन कास्ट एंड रिलीजियस सिंबल्स, फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज। देखो, रिलीजियस बिलीफ वर्सेस कंपनी बिलीफ। कंपनी की आर्मी और कैंटोनमेंट में जो रूल्स बनाए गए वो धीरे धीरे सिपाहियों के रिलीजियस बिलीफ से टकराने लगे। कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा, तिलक लगाने पे, दाढ़ी रखने पे, रिलीजियस सिंबल्स पे कंट्रोल करने लगे अंग्रेज। जो भारतीय सिपाही थे वो नेचर से बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे और कंजर्वेटिव थे। उन्हें लगा कि कंपनी हमारी जो धार्मिक पहचान है, जो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसको ये बर्बाद कर रही है। फिर सिपाहियों को डर था रिलीजियस इंटरफेरेंस का, कि धर्म में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमारे धर्म का कन्वर्जन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो ब्रिटिश आर्मी में चैपलेन्स होते थे और कई बार उनका खर्चा इंडियन रेवेन्यू से चलता था। इससे सेपोइज को लगा कि ये इनडायरेक्ट रिलीजियस इंटरफेरेंस है, हमें कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। र्यूमर्स और फियर्स ने सिचुएशन और ज्यादा बिगाड़ दी। देखो, एक आएगा यहाँ पे, क्रॉसिंग ऑफ सी इज इक्वल टू लॉस ऑफ कास्ट। इंडियन हिंदू सेपोइज के लिए समुद्र पार करना इसका मतलब कि अपनी जाति को खोना, ठीक है। ऐसा उनका मानना था कि अगर आप समुद्र पार कर दे रहे हैं तो आप अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, आप अपनी जाति को खो रहे हैं। लेकिन 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 पास हुआ। इस एक्ट के अंदर बंगाल आर्मी के जो सिपाही थे उनको कहीं भी सर्विस देने के लिए तैयार रहना था, इवन ओवरसीज, समुद्र पार करके भी आपको जाना पड़ेगा। इस लॉ ने रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया। सिपाहियों में असंतोष बहुत ही ज्यादा पैदा हुआ, बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ गया। फिर जो सिपाही थे, जो सेपोइज थे, उनके इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी थे, ठीक है। लो पे था उनका, भत्ता नहीं मिलता था उनको, अलाउंसेस नहीं मिलते थे अच्छे से। सेपोइज सिर्फ रिलीजियसली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी अनहैप्पी थे। ब्रिटिश सोल्जर से उनकी सैलरी कम थी। जब प्रमोशन होता था वहां पे इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, प्रजातीय विभेद होता था, प्रजातीय आधार पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और सबसे बड़ा झटका, फॉरेन सर्विस अलाउंसेस, भत्ता इनका बंद कर दिया गया। जब सिपाही सिंध और पंजाब में सर्व कर रहे थे तब, अपना एरिया छोड़कर जब दूसरे एरिया में जाते थे तब इनको भत्ता मिलता था, फॉरेन सर्विस अलाउंस। लेकिन जब सिंध और पंजाब में ये सर्व करने गए तब भत्ता भी इनका बंद कर दिया गया। फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध किया गया। एनेक्सेशन ऑफ अवध एक इमोशनल ब्लो था। अवध को एनेक्स किया गया और अवध बहुत सारे सेपोइज का होमलैंड था। कहा जाता है कि लगभग हर घर से एक सिपाही था और अवध को ही इन्होंने अनेक्स कर लिया। तो इससे सिपाहियों का जो इमोशनल कनेक्ट था वो टूट गया। कंपनी के अगेंस्ट गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर क्योंकि कहा जाता है कि पेजेंट इन यूनिफॉर्म, इस पे भी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आपको, रुको। इंडियन सेपोइज को हर लेवल पे ये फील कराया गया कि तुम इंफीरियर हो, तुम हमसे छोटे हो। प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन, हाईएस्ट पोस्ट जो था वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए था, भत्ता इनका बंद किया गया, लो सैलरी रखा गया इनको। सेम पोस्ट पे अगर कोई इंडियन है और सेम पोस्ट पे अगर कोई ब्रिटिशर है, यूरोपियन है, तो उस यूरोपियन को ज्यादा सैलरी मिलती थी, भले ही वो सेम पोस्ट पर था, और इंडियन को कम सैलरी मिलती थी। तो इन सब चीजों से सिपाही परेशान थे। और इंडियन सिपाही सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो था पेजेंट इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में, वर्दी में किसान, जो इंडियन रूरल इंडिया का दुख दर्द भी रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि अधिकतर लोग किसान थे और उस किसान का बेटा सिपाही था। तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज पेजेंट इन यूनिफॉर्म, ठीक है।
तो एक हिस्टोरियन है एस गोपाल, उनके वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, द आर्मी वॉइस्ड ग्रीवेंसेस अदर देन इट्स ओन, द मूवमेंट स्प्रेड बियॉन्ड द आर्मी। मतलब सेपोइज ने सिर्फ अपना नहीं, पूरे इंडियन सोसाइटी के एंगर को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, इस तरह से रिलीजियस इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल ह्यूमिलिएशन, इमोशनल अटैचमेंट अवध, सब मिलकर सेपोइस को रिवोल्ट के लिए मेंटली रेडी कर चुके थे। और जब ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस का इशू आया, तब ब्लास्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर? अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इमीडिएट कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि अचानक से गुस्सा लोगों का, सिपाहियों का फूट गया। तब यहां पे मिलेगा कॉन्सेप्ट आपको, देखो, एनफील्ड राइफल, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, रूमर्स ऑफ काउ फैट एंड पिग फैट। ठीक है, देखो 1857 से 56 से 57 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिपोइस को एक नई राइफल दी जिसे बोला गया एनफील्ड राइफल। उससे पहले ब्राउन बैस चलाते थे ये लोग। तो इस राइफल को लोड करने के लिए जो कार्ट्रिज होता था उसको दांतों से काटना पड़ता था। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, रिलीजियस सेंसिटिविटी जो थी वो ट्रिगर हुई। रूमर्स फैल गया कि कार्ट्रिजेज जो है वो काउ फैट से ग्रीज्ड है और पिग फैट से ग्रीज्ड है, यानी कि काउ फैट और पिग फैट से बने हुए हैं, उनका तेल लगाया गया है उसके ऊपर। तो अब इसका इंपैक्ट समझिए कि हिंदू सेपोइस के लिए गाय को पवित्र माना जाता है और मुस्लिम सेपोइस के लिए पिग जो था उसको हराम माना जाता है। तो इसलिए सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज हमें जानबूझकर धार्मिक रूप से पॉल्यूट करना चाहते हैं, ये कन्वर्जन का हिडन प्लान है अंग्रेजों का, ऐसा सिपाहियों को लगा। अब ये रियल था या फिर र्यूमर था पता नहीं, लेकिन ज्यादातर चलता है, ज्यादातर प्रोमिनेंट व्यू ये है कि ऐसा रियल में था। तो इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी, तब तक ट्रस्ट ऑलरेडी टूट चुका था। सिपाहियों ने कहा जो लोग हमारी जमीन, धर्म और इज्जत को नहीं समझेंगे उनसे कैसी बात की जाए, उनकी बातों को कैसे माना जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आता है बैरकपुर इंसिडेंट, मंगल पांडे वाला। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग कर दी। ये पहला ओपन मिलिट्री डिफेंस था। अंग्रेजों ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। फिर मेरठ में आउटब्रेक हुआ। 10 मई 1857 को सेपोइज ने कार्ट्रिजेज यूज करने से मना कर दिया, उन्हें कोर्ट मार्शल करके जेल में डाला गया। रिजल्ट क्या हुआ कि फेलो सेपोइज ने रिवोल्ट कर दिया। देखो ये चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। सेपोइज ने कार्ट्रिजेज यूज करने से मना किया तो उन्हें कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया गया। तो फेलो जो सेपोइज से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक किया, जेल तोड़कर सिपाहियों को छुड़ा दिया और फिर मेरठ से लेकर दिल्ली तक मार्च हुआ। बहादुर शाह जफर को एम्पेरर बना दिया गया। अब कार्ट्रिज इशू एक स्पार्क की तरह, चिंगारी की तरह क्यों काम करता है? कारतूस वाला जो घटना था वो चिंगारी की तरह क्यों काम किया? तो कार्ट्रिज इशू खुद में रिवोल्ट का कॉज नहीं था, वो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। असली एंगर था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण, रिलीजियस इंटरफेरेंस, धार्मिक हस्तक्षेप, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। तो कार्ट्रिज इशू, कारतूस वाली घटना ने सब फ्रस्ट्रेशन को एक साथ एक्सप्लोड कर दिया। क्लियर? तो द ग्रीज्ड कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी एक्टेड एज द इमीडिएट कॉज by igniting the already accumulated political, economic and religious grievances of the sepoys. तो अब जितना भी causes था, immediate cause, discontent among sepoys, influence of outside event, socio-religious causes, administrative causes, political causes, economic causes, ये सब चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार मेरठ वाले इंसिडेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिटेल में काफी डिस्कशन करूंगा मैं। फिर धीरे धीरे हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।